एक साम्राज्य, उसे हासिल कैसे किया जाता है, ये एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरा सवाल है ना? और आज हम इसी सवाल के इर्द गिर्द बात करेंगे। हम देखेंगे एक ऐसे राजवंश को, एक ऐसी डायनेस्टी को जिसके पास इस सवाल का सिर्फ एक ही जवाब था, और वो था तलवार। तो चलिए इसी बात को और गहराई से समझते हैं। ये जो लाइन है, ये असल में खलजी शासन की पूरी फिलॉसफी बता देती है। उनकी बुनियाद किसी शाही खून या विरासत पर नहीं टिकी थी, नहीं, उनकी बुनियाद थी खालिस फौजी ताकत। और यही वो चीज थी जिसने उनके हर एक फैसले को, उनकी हर एक पॉलिसी को शेप दिया। तो आज हम खलजी राजवंश को एक अलग नजरिए से देखने वाले हैं, एक मिलिट्री हिस्टोरियन यानी कि एक सैन्य इतिहासकार की नजर से। हम उनकी स्ट्रैटेजी को समझेंगे, उनके सामने क्या चुनौतियां थी ये जानेंगे, और उस जबरदस्त वॉर मशीन का विश्लेषण करेंगे जो उन्होंने तैयार की थी। आगे का हमारा सफर इन 5 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले खलजी क्रांति, फिर मंगोलों का वो भयानक खतरा जिसका उन्होंने सामना किया। इसके बाद देखेंगे कि वो अपनी जबरदस्त युद्ध मशीन कैसे बनाते हैं। फिर उनकी जीतों पर नजर डालेंगे, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, और आखिर में इस तलवार से लिखी गई विरासत का हिसाब किताब करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, खलजी क्रांति सिर्फ तख्त पर बैठे सुल्तान का बदलना नहीं था, ये इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। ये दिल्ली सल्तनत में पावर के सारे नियम कानूनों को जड़ से बदलने जैसा था। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल चेंज नहीं था, बल्कि एक तरह की सोशल क्रांति थी। इससे पहले जो इलबारी तुर्क थे, उनका मानना था कि हुकूमत करना तो बस ऊंचे खानदान वालों का जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन खलजियों ने आकर इस सोच को ही तोड़ दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि असली चीज ताकत है, काबिलियत है, न कि खानदान। और हाँ, सत्ता का ये बदलाव कोई शांति से नहीं हुआ था। पहले 1290 में जलालुद्दीन खलजी ने मिलिट्री कूप करके यानी तख्ता पलट करके गद्दी हथिया ली, और फिर सिर्फ 6 साल बाद उसके ही एम्बिशियस भतीजे अलाउद्दीन ने, सोचिए, अपने ही चाचा को धोखे से मारकर खुद सुल्तान बन बैठा। मतलब इस डायनेस्टी की शुरुआत ही खून और धोखे से हुई थी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। कभी कभी बाहर का कोई बड़ा खतरा ही आपको अंदर से मजबूत बना देता है। खलजियों के लिए वो खतरा थे मंगोल, जिनके लगातार हमले हो रहे थे। मंगोलों का खतरा कोई दूर की बात नहीं थी, ये एक जीती जागती खौफनाक हकीकत थी। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, 1298 से 1306 के बीच, मतलब लगभग हर साल एक बड़ा हमला। तो अलाउद्दीन के लिए एक मजबूत मिलिट्री स्टेट बनाना कोई शौक की बात नहीं थी, ये जिंदा रहने की मजबूरी थी, एक सर्वाइवल की लड़ाई थी। और फिर आया साल 1303, जो एक टर्निंग पॉइंट था। मंगोलों ने सीधी दिल्ली को ही घेर लिया। अलाउद्दीन किसी तरह से घेराबंदी तोड़ने में कामयाब तो हो गया, लेकिन इस घटना ने उसे हिलाकर रख दिया। उसे ये एहसास हो गया कि उसकी मौजूदा फौज और सिस्टम इस भयानक खतरे से निपटने के लिए काफी नहीं है। उसे समझ आ गया कि अगर सल्तनत को बचाना है तो सब कुछ बदलना होगा, और इसी सब कुछ बदलने की जरूरत से जन्म हुआ खलजी वॉर मशीन का। तो चलिए देखते हैं कि कैसे अलाउद्दीन ने अपनी विशाल सेना को फंड करने के लिए पूरे इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ही बदल डाला। 50%, जी हाँ, 50%। सोचिए जरा, किसानों की आधी पैदावार सीधी चली जाती थी सल्तनत के खजाने में, खराज यानी लैंड टैक्स के नाम पर। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी, और इसका बस एक ही मकसद था, शाही खजाने को इतना भर देना कि एक बहुत बड़ी ताकतवर सेना को आसानी से पाला जा सके। पर सिर्फ टैक्स बढ़ाना ही काफी नहीं था। अलाउद्दीन एक जीनियस था। उसने एक गजब की मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लागू की। उसने हर जरूरी चीज का दाम फिक्स कर दिया, सरकारी गोदामों में अनाज भरवा दिया ताकि कभी कोई कमी न हो, और इस सिस्टम को लागू करने के लिए जासूसों का एक पूरा नेटवर्क बना दिया। जो भी व्यापारी ज्यादा दाम लेता या कम तौलता, उसे इतनी भयानक सजा मिलती थी कि कोई और हिम्मत ही नहीं करता था। और इन सब का असली मकसद क्या था? इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इसे बिल्कुल साफ साफ लिखा है। ये सब जनता की भलाई के लिए नहीं था, इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, चीजों को इतना सस्ता कर देना कि सिपाहियों को कम सैलरी में भी कोई दिक्कत ना हो। और जब सिपाही कम सैलरी में खुश रहेंगे, तभी तो सुल्तान एक बड़ी सेना रख पाएगा। सारा खेल एक बड़ी सेना का था। और इस पूरे इकोनॉमिक सिस्टम का नतीजा था 4,75,000 घुड़सवारों की एक विशाल, परमानेंट और प्रोफेशनल आर्मी। इन सैनिकों को जमीन के बदले सीधी कैश सैलरी मिलती थी। और तो और, धोखाधड़ी रोकने के लिए घोड़ों पर शाही मोहर लगाने यानी दाग सिस्टम भी शुरू किया गया। ये उस दौर की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक थी। तो अब जब ये जबरदस्त वॉर मशीन तैयार हो चुकी थी, तो इसे इस्तेमाल करने का वक्त भी आ गया था। चलिए अब देखते हैं खलजी साम्राज्य का वो फैलाव जो इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। शुरुआत हुई उत्तर भारत से। एक तरफ गुजरात के अमीर बंदरगाह, तो दूसरी तरफ रणथंभौर और चित्तौड़ जैसे अपराजेय माने जाने वाले किले। अलाउद्दीन की सेनाओं ने एक के बाद एक सबको फतह कर लिया। इन जीतों ने सल्तनत के कोर एरिया को तो सुरक्षित किया ही, साथ ही अहम व्यापारिक रास्तों पर भी कब्जा कर लिया। और उत्तर के बाद सल्तनत ने दक्षिण का रुख किया। इन दक्षिणी अभियानों का हीरो था मलिक काफूर, एक ऐसा जनरल जिसे गुजरात की जीत के बाद एक गुलाम के तौर पर दिल्ली लाया गया था।
उसकी कहानी अपने आप में ये बताती है कि खिलजी राज में बैकग्राउंड से ज्यादा टैलेंट की कदर थी। और काफूर ने दक्षिण में वो कर दिखाया जो दिल्ली के किसी सुल्तान ने सपने में भी नहीं सोचा था। देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और यहाँ तक कि सुदूर दक्षिण में पांड्य साम्राज्य तक को उसने घुटनों पर ला दिया। इन अभियानों से इतनी दौलत दिल्ली पहुंची जिसकी कोई गिनती नहीं थी, और इसी में शामिल था वो मशहूर कोहिनूर हीरा भी। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि खलजियों ने जो साम्राज्य बनाया वो आखिर था क्या और कितना टिकाऊ था। ये है अलाई दरवाजा। ये सिर्फ एक गेटवे या एक इमारत नहीं है, ये खलजी पावर का एक जीता जागता सिंबल है। इसे उसी दौलत से बनाया गया था जो जीतों से हासिल हुई थी। ये आलीशान दरवाजा दुनिया को दिखाता था कि खलजी सल्तनत कितनी ताकतवर है। लेकिन इतनी ताकत, इतनी शान और शौकत, इन सब के बावजूद एक हैरान करने वाली सच्चाई है। खलजी सल्तनत सिर्फ और सिर्फ 30 साल तक ही चल पाई। अलाउद्दीन की मौत हुई 1316 में और इसके बस 4 साल के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। और यहीं पर हम एक आखिरी सवाल पर आकर रुक जाते हैं। खलजियों ने ये तो साबित कर दिया कि तलवार के जोर पर एक साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है, लेकिन जिस तेजी से उनका पतन हुआ वो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या सिर्फ और सिर्फ फौजी ताकत के दम पर बनी हुकूमत लंबे समय तक टिक सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी गूंज हमें इतिहास में बार बार सुनाई देती है।